हमने पतन के कारण और परिणाम की चर्चा कर ली। हमने बताया कि पूरी तरीके से कभी कुछ बर्बाद नहीं होता है, ग्रेजुअल होता है। बर्तन है, छोटे मोटे लकड़ी के काम हैं, ये सब कुछ कुछ कारोबार रह जाएंगे क्षेत्र विशेष के हिसाब से। बट कई सारे कारोबार में फर्क पड़ेगा। जैसे लकड़ी के मशीन आ गए, पहले आसानी से लोगों को लकड़ी मिल जाया करता था, अब लोग लकड़ी बेचने लग जाएंगे। जैसे लेजर मशीनों में लेदर जो है बैग, बहुत सारे सामान आएंगे। पशुओं की मृत्यु के बाद लोग आसानी से, एक वर्ग के लोग आते थे, ठीक उसको जो है लेदर में कन्वर्ट करते थे, जो भी उनका प्रोसेस था। अब एक व्यापारी मौजूद है जो खरीदने के लिए तैयार है रॉ लेदर को, तो वो ले जाएगा और फिर कारखानों से रेडीमेड जो है चीजें बनेंगी वहां से। तो ऐसे भी बदलाव धीरे धीरे करके छोटे छोटे आएंगे। तो ज्यादातर चर्चा हालांकि कपड़ा के सेंस में होती है, लेकिन ओवरऑल आपने देखा होगा कि हमने क्या बताया कि 1757 से पहले शहरी उद्योगों को नुकसान हुआ। 1850 के बाद ये ग्रामीण उद्योगों को नुकसान हुआ। शहरों में सबसे पहले किसी को नुकसान हुआ? विलासिता उद्योग को। राज्यों का पतन हुआ तो हथियार चले गए, विलासिता चले गई। फिर कपड़ों का नुकसान हुआ, फिर दूसरे अन्य उद्योग को, चाहे कागज हो, हथियार हो, परिवहन हो। कारण के साथ ही हमने प्रक्रिया का भी जिक्र किया। ठीक है, कारण के साथ ही हमने प्रोसेस को भी बताया। अब तो हमने क्या लिखवाया था? कारण, प्रक्रिया और फिर परिणाम। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा, मैं डिस्कस करा दूंगा आपको। अभी मेरे ख्याल में 2017 में, 18 में इस पे एक सवाल आया था। 17 में ही शायद आया था, 2017 में ही एक सवाल आया था। पेपर देखिएगा, ठीक है। कि पहले भी डिस्कस, नॉर्मल सी बात है कि कोई भी पढ़ के जाता है जो तैयारी करता है, वो भी क्वेश्चन देखना, डिस्कस हो जाएगा आपको। ठीक है, अब आगे लिखो जरा, नोट करके आप एक पॉइंट लिख लो। नोट करके लिखो, एक शब्द यूज होता है, विउद्योगीकरण। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या निरुद्योगीकरण, ये शब्द भी यूज होता है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विउद्योगीकरण। नोट करके इसके बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन में लिखवा दे रहा हूं आपको। लिखें ये क्या होता है ये शब्द। लिखो, उद्योगों का पतन, उद्योगों का पतन, कॉमा, वैकल्पिक उद्योगों का अभाव, उद्योगों का अभाव तथा रोजगार एवं आय में, उद्योगों का अंश कम होना, अंश कम होना। उद्योगों की भागीदारी में गिरावट या उद्योगों का अंश कम होना। ठीक है, जैसे उद्योग जो रोजगार दे रहे हैं, मान लो 40 लाख रोजगार है तो गिर के 20 लाख पे आ गया। जीडीपी में मान लो उद्योग 25% योगदान दे रहे हैं तो गिर के 5% पे आ गया। वैकल्पिक उद्योग नहीं है। तो इस जो प्रक्रिया है, ये इसको जो कहा गया है उस दौर में वी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये शब्द किताबों में यूज किए जाते हैं। सिंपली जैसा कभी पूछ लेगा इससे आप क्या समझते हैं उद्योगों के पतन के कारण, कभी प्रीलिम्स में ही पूछ देगा ये होता क्या है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, तो एग्जाम्पल देके भी हमने बताया इसका सेंस होता है गिरावट आना, और उस समय जो यूज किया गया है, आज भी गिरावट आता है। तो आज अलग अलग बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उस समय यूज किया क्या क्या किया गया है? पहला, उद्योगों का पतन, वैकल्पिक उद्योगों का अभाव, रोजगार, जो जो लगे हुए लोग हैं उनकी संख्या कम हो रही है, आय जो योगदान दे सकता है वो कम हो रहा है। इस सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे हाथ वाले उद्योग चले गए तो मशीनी उद्योग
दूसरा कोई भी उद्योग नहीं आ पाया उनकी जगह पे। इन अर्थों में इन शब्द का यूज किया गया है मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, वैकल्पिक उद्योग का सेंस है ये। ठीक है, अब आगे लिखो आप, आधुनिक उद्योगों का विकास। आधुनिक उद्योगों का विकास। आधुनिक उद्योग का विकास। तो आधुनिक उद्योगों की शुरुआत भी अंग्रेजों के समय में हुई है। ठीक है, ब्रिटेन में हमने क्या बताया था कि 1750 के आसपास शुरू हो गया, 1800 तक काफी बेहतर स्थिति में था ब्रिटेन। ठीक है, बट भारत में 1850 के बाद शुरू हुआ यह आधुनिक उद्योग। हम इसमें दो तीन चीजों का अध्ययन करेंगे। एक तो पढ़ेंगे विकास क्यों हुआ। ठीक है, 4 5 6 7 जो कारण है उसको देखेंगे। दूसरा, जो आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, इसमें दो रास्ते आपको दिखेंगे। एक दिखेगा विदेशी या ब्रिटिश पूंजीपति भारत में पैसे लगाएंगे, इनके बारे में 4 6 पॉइंट आपको दिखाएंगे हम, कहाँ कहाँ लगाए, कैसे लगाए। और एक देखेंगे देसी उद्योगपति। और आगे चल करके 20वीं सदी में जब जागरूकता आएगी भारत में, जब आंदोलन होगा, तो स्वदेशी उद्योगों पर क्योंकि बड़ी भूमिका होगी, तो आंदोलन भी इनको सपोर्ट करेगा। स्वदेशी आंदोलन है, गांधी जी का आंदोलन है, और कई भी कारणों से धीरे धीरे 45 47 तक आते आते एक औद्योगिक वर्ग आएगा, डेवलप होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम इस पे देखने जा रहे हैं। लिखिए जरा आप एक बार, आधुनिक उद्योगों के विकास में पहला लिखें, क्यों विकास हुआ, कारण। कारण में पहला पॉइंट लिखो, 19वीं सदी के मध्य में 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर मंदी का प्रभाव, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर मंदी का प्रभाव देखा गया, मंदी का प्रभाव देखा गया। ब्रिटेन में निवेश लाभदायक नहीं रहा, ब्रिटेन में निवेश लाभदायक नहीं रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, 19वीं सदी के मध्य तक एवं उत्तरार्ध में ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, अमेरिका, जापान इत्यादि देशों का भी औद्योगिकरण हुआ। थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करिए आप लोग। औद्योगिकरण हुआ, जिससे ब्रिटिश उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिससे ब्रिटिश उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, तथा औद्योगिक उत्पादों के संदर्भ में, औद्योगिक उत्पादों के संदर्भ में औद्योगिक उत्पादों के संदर्भ में ब्रिटेन की जो सर्वोच्चता थी, वो समाप्त हो गई। ठीक है, तो 1860 70 80 तक आते आते दूसरे देशों में भी हो गया। पहले सभी जगह ब्रिटिश वस्तुएं ही जाती थी, तो खूब डिमांड था इनका। जब दूसरे देशों का औद्योगिकरण हुआ तो सीमा शुल्क इन्होंने बढ़ा दी, ब्रिटिश वस्तुओं को लेना बंद किया, उत्पादन बढ़ता रहा, खपत उस तरीके से हो नहीं रही है। तो दूसरे देशों का विकास हुआ, तो वहां पैसे भी बहुत नहीं लगा पाएंगे आप, वहां भी उद्योगपति जो है उभर के आ रहे हैं, पूंजीपति उभर के आ रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि भाई हम
19वीं सदी के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि भारत में आधुनिक उद्योगों शुरू हुए हैं। उद्योगों के शुरू करने में ब्रिटिश जो है उद्योगपति का रोल है। तो ब्रिटिश उद्योगपतियों ने कैसे मन बनाया, क्यों मन बनाया भारत में निवेश करने का? तो पहला, अर्थव्यवस्था पर मंदी का प्रभाव। दूसरा, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और उसके बाजार सिमट रहे हैं। अगला पॉइंट लिखो, ब्रिटिश पूंजीपतियों के पास बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय, पिछले 100 वर्षों में जो पूंजीपति है ना, खूब पैसा बना चुके हैं। अब वो उतना मुनाफा है नहीं, तो उनको ये है कि कहाँ इस पैसे को लगाएं, ये सिचुएशन आ रहा है। तो अगला पॉइंट लिखो, ब्रिटेन में मजदूर आंदोलन के कारण भी पूंजीपतियों की आय में गिरावट पूंजीपतियों की आय में गिरावट कारण भी पूंजीपतियों की आय में गिरावट। इसी समय ब्रिटेन में जागरूकता हो रही है, यूनियन बन रहे हैं, हंगामा, तोड़फोड़, स्ट्राइक, बार्गेन कर रहे हैं कि हम इतना मजदूरी लेंगे, इससे ज्यादा काम ही नहीं करेंगे। सरकार पे भी दबाव पड़ रहा है, इससे भी वहां मुनाफा थोड़ा घट रहा है। तो सरकार को भी लग रहा है कि इस मजदूरों का ध्यान नहीं रखेंगे तो और भी फैक्टर है साम्यवाद वगैरह का, इसलिए भी सरकार थोड़ा मजदूरों का ध्यान रख रही है, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हिंसा हो जाए। तो पैसे वालों का मुनाफा वहां थोड़ा कम हो रहा है। अगला पॉइंट लिखें, भारत में भारत में बाजार भारत में बाजार संसाधन तथा सस्ते श्रमिक की उपलब्धता। हम निवेश वहां करते हैं या जहां हमें कच्चे माल मिल जाए, बाजार, श्रमिक सस्ता हो, बाजार मिल जाए, सरकार का जो है सहयोग हो, सुरक्षा हो हमारे पैसे का, वो सब चीजें भी यहाँ है मौजूद इस समय। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, परिवहन के आधुनिक साधनों का विकास। मुख्यतः रेलवे की भूमिका, ब्रैकेट में लिख लो, मुख्यतः रेलवे की भूमिका। ठीक है, इस समय रेलवे भी आ जाएगा तो उससे भी उद्योग वगैरह के लिए परिवहन के साधन के का भी जो है जरूरत, रोल होता है। पक्की सड़कें वगैरह भी आएंगी, सब कुछ इस समय शुरू हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद। एक और पॉइंट लिख लो, भारतीय व्यापारियों तथा महाजनों ने भी ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर मुनाफा अर्जित किया और अधिक मुनाफे के लिए निवेश को उत्सुक थे अधिक मुनाफे के लिए निवेश को उत्सुक थे। जो पिछले 70-80 वर्षों में अंग्रेजों के साथ मिलकर के जो मुनाफा कमाया, तो उनको भी लग रहा है कि नई अपॉर्चुनिटी मिले तो हम पैसा निवेश कर सकते। तो ये सब परिस्थितियां हैं। ठीक है, कारण। हम बताइए, कोई सवाल हो तो। क्वेश्चन ये था कि ब्रिटिश पूंजीपतियों को एक फिक्स दे दिया जाता था कि आप पैसे लगाओ तो आपको इतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे इंटरेस्ट के रूप में। सवाल ये था, काजल का सवाल है। तो
हमने बताया कि ब्रिटेन में पूंजी का व्यापक तौर पर संचय है, लेकिन उसका विशेष लाभ नहीं है वहां पे। अब यहाँ की सरकार क्या करेगी, उनको गारंटी दे देगी, जैसे तुम रेलवे में लगाओ तो तुमको 5% हम ब्याज देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके गारंटी दी जाएगी, बिल्कुल आ जाएगा आपको, उसके डाटा का भी जिक्र है किताब में। तो भाई देखो, उद्योगों के लिए क्या चाहिए, भारत में बाजार सारी चीजें हैं ही, ये परिस्थितियां तैयार हो रही हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, कुछ ब्रिटेन की परिस्थितियां हैं, कुछ भारत की परिस्थितियां हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों का विकास क्यों। ठीक है, ये है आपका रीजन, क्यों का रीजन हमने आपको बताया। अगला पॉइंट लिखो, ब्रिटिश पूंजीपतियों की भूमिका। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्रिटिश पूंजीपति। नेक्स्ट शीर्षक दे दो, लिखो ब्रिटिश पूंजीपति। लिखो, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश पूंजीपतियों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश पूंजीपतियों ने जूट उद्योग पटसन की बात कर रहे हैं हम लोग, जूट उद्योग, कामा कामा लिखो, माइंस खान, कॉमा रेलवे, बैंक, कॉमा देके लिखो, चाय एवं कॉफी के बागान इत्यादि क्षेत्रों में पैसे लगाए, इत्यादि क्षेत्रों में निवेश किया या पैसे लगाए। हमने वैसे पॉइंट को जनरलाइज कर दिया, बात हम जनरलाइज ही कर रहे हैं। रेलवे में जूट के जितने भी पटसन के उद्योग होंगे उसमें लगाएंगे, चाय कॉफी के बागान में लगाएंगे। ठीक है, यानी वो वहां पैसे निवेश करेंगे जिससे उनको ठीक ठीक मुनाफा हो। अगला पॉइंट लिखो, इसी में लिखो, उन क्षेत्रों में पैसे का निवेश, उन क्षेत्रों में पैसे का निवेश जिनसे ब्रिटिश उद्योगों को प्रतिस्पर्धा न हो। जैसे कर दो जूट उद्योग, रेलवे इत्यादि। जैसे जो जूट होता है पैकेजिंग के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। हम कुछ भी पैकेज करना हो, में पैकिंग करना हो, अनाज हो, कपड़ा हो, कोई भी सामान, उसकी बड़ी उपयोगिता है। तो ब्रिटेन बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, भारत का क्लाइमेट ऐसा है कि भाई यहाँ जूट की खेती होती है। तो ज्यादातर जूट उद्योग में विदेशियों ने ही अंग्रेजों ने ही पैसे लगाए। बहुत आगे चल करके बिरला परिवार जो है, भारत का जो बिरला परिवार है, इसमें पैसा इन्वेस्ट 20वीं सदी की शुरुआत में जूट मिल के साथ में। वरना अंग्रेजों का ही डोमिनेंस रहेगा। चाहे जूट की खेती कहाँ होती है, बंगाल बांग्लादेश वाले इलाके में ज्यादा होती है, तो मैक्सिमम उद्योग जहां कच्चे माल होंगे उसके आसपास उद्योग लगाए जाएंगे। तो अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों में पैसे लगाए जहां अंग्रेजों को प्रतिस्पर्धा ना हो, बल्कि वो पूरब का काम करेंगे। जूट बहुत की कारखाने ब्रिटेन के अंदर नहीं है, भारत में अंग्रेज ही लगाएंगे, तो इससे और वो मुनाफा बनाएंगे। रेलवे में लगाएंगे पैसा, जैसे कच्चे माल और बाजार का विस्तार होगा। तो एक साथ उद्योग की भी बात कर रहे हैं और निवेश की भी बात कर रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती में, कपास की खेती में, चाय कॉफी के बागान में पैसे लगाए जाएंगे। इन सबसे फायदा ही फायदा है, तो ये पैसे निवेश करेंगे। तो पहला हमने बताया कि अंग्रेजों ने किन उद्योगों में, किन क्षेत्रों में, बैंक में पैसा लगाया। ठीक है, अब बैंक में पैसा लगाने का मतलब है कि पूरा का पूरा बैंक उनके कंट्रोल में होगा। 19वीं सदी 20वीं सदी की शुरुआत तक जितना भी पैसा बैंक में जमा था, लगभग 75% पर अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल था। तो देखिए, बैंक की एक बड़ी भूमिका होती है उद्योगों के विकास में। ऋण चाहिए तो बैंक बैंक से लेके भाग जाते हैं, वो बात अलग है, भारत से पैसे लेके भाग जाते हैं।
लेकिन ठीक है, बैंक की एक है रोल उसमें। तो धीरे धीरे हम भी चुनौती देंगे, जैसे पीएनबी की स्थापना हुई, लाला लाजपत राय की भूमिका थी, हम भी बैंक बनाएंगे। धीरे धीरे हमारा भी उसमें रोल होगा। तो एक कॉन्सेप्ट पे उन्होंने निवेश कहाँ किया? उन उद्योगों में जहां प्रतिस्पर्धा या पूरक की भूमिका में। अगला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट। ब्रिटिश पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों को उद्योगपतियों को सरकार से अधिकतम सहयोग प्राप्त हुआ। पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों को सरकार से अधिकतम सहयोग प्राप्त हुआ। अधिकतम सहयोग कहने का मतलब है आपको जमीन चाहिए, आपको कर नहीं देना है, आपको मजदूर चाहिए, आपको माइंड्स चाहिए, जो लेना है लो, भाई हम तुम्हारे लिए ही बैठे हुए हैं। आ रही है बात समझ में? तो जैसे एक होता है ना कि खूब स्वागत करना, एक तरीके से उनका स्वागत किया गया। भारतीय समाज में मतलब प्राचीन परंपरा रही है, प्राचीन परंपरा में कहूँ, आधुनिक नहीं कहूंगा, दौर बदल रहा है, जो दामाद होते हैं उनका बड़ा स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है। ठीक है, ठीक कह रहा हूँ ना? प्राचीन परंपरा रही है, सही कह रहा हूँ मैं? नहीं, बहुत लोग अभी तैयार नहीं है इसमें। तो जो स्वागत किया जाता है, तो ऑलमोस्ट उसी तरीके से इंटरटेन किया गया। कैसे इंटरटेन किया गया? भूमि चाहिए, जरूरत है नहीं इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं आपको, आइडिया बस दे रहा हूँ। लेबर चाहिए, माइंड्स का अलग, कुछ भी हो, टैक्स फ्री चाहिए आपको, हर तरह से सरकार सपोर्ट करेगी। ठीक है। आपको सीमा शुल्क कैसे चाहिए भाई, तो उस तरीके से सीमा शुल्क की व्यवस्था करेंगे, जिसमें आपको फायदा होगा सरकार वही काम करेगी। ये तीन कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। एक, निवेश किन क्षेत्रों में, ठीक है। दूसरा, मतलब प्रतिद्वंदी में नहीं, सूती कपड़ा उद्योग में ये निवेश नहीं करेंगे। कोई ब्रिटिश आकर के यहाँ सूती कपड़ा मिल नहीं लगाएगा, सूती कपड़ा मिल लगाएगा, यहाँ की सरकार भी विरोध करेगी और वहां के उद्योगपति भी उसके जो है विरोध में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन जो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब लिखो, स्वदेशी उद्योगपति या देसी उद्योगपति। देखो, स्वदेशी उद्योगपतियों ने या देसी उद्योगपतियों ने देसी उद्योगपतियों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सूती कपड़ा उद्योग में ज्यादा निवेश किया। 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 देखो, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में 20वीं सदी के पूर्वार्ध में गन्ना, यानी चीनी की बात कर रहे हैं, शुगर की, गन्ना, लकड़ी, सीमेंट व कुछ अन्य उद्योगों में भी निवेश किया। गन्ना, लकड़ी, सीमेंट व अन्य उद्योगों में भी निवेश किया। जैसे टाटा के मतलब उन 13 में जो है प्रोडक्शन शुरू हुआ, 20वीं सदी की पूर्वार्ध में कुछ कुछ और जो है उद्योगों में निवेश किए। दो चार फैक्ट्स मैं लिखवा दूंगा आपको एंड में। तो हम निवेश ज्यादातर सूती कपड़ा में कर रहे हैं। 1900 तक हम 70-80 कारखाने खोल चुके हैं। बट ये जो सूती कपड़ा होगा, ये जहाँ कपास की खेती होगी उसके नजदीक जाएंगे हम। कपास की खेती मोटे तौर पे कहाँ होती है?
जो इलाका है उसका उसी एरिया में, जो पश्चिम भारत का जो एरिया है, वहीं पे ज़्यादातर कारखाने स्टेब्लिश होंगे। अब जो जब सूती कपड़ा मिल हम लगाएंगे तो सरकार स्वागत तो नहीं करेगी, हमारा यहाँ की जो सरकार है हर तरह से बाधा उत्पन्न करेगी सरकार। ब्रिटिश उद्योगपतियों के द्वारा भी दबाव बनाया जाएगा। अगला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रायः प्रायः भारतीय उद्योगपतियों प्रायः उद्योगपतियों को भारतीय उद्योगपतियों को सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, बल्कि ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव में ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव में औद्योगिक विकास औद्योगिक विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश की गई। औद्योगिक विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश की गई। अवरुद्ध करने की कोशिश की गई। जैसे मान लो रेलवे है, सपोज दैट, जो रेलवे की जो पॉलिसी होगी, भाड़ा नीति जो होगी, तो भाड़ा नीति में क्या होगा कि भाड़ा ऐसा तय किया जाएगा कि जो अंग्रेजों की उपयोग की चीजें हैं उसके कीमती किराया तय कम रखे जाएंगे, जो भारत की उपयोग की चीजें हैं उसका किराया बढ़ा दिया जाएगा। ये खुल्लम खुल्ला भेदभाव होता था। जैसे हम किसी कारखाने में पैसे लगाएंगे हम, तो हमें काफी कठिनाई होगी। मशीन तो हमें यूरोप से ही आयात करना होगा, ब्रिटेन से आयात करना होगा, और उस मशीन को लाने के लिए हमें किसी न किसी सप्लायर पर निर्भर रहना पड़ेगा। हमें और पैसे की जरूरत होगी तो बैंक पे निर्भर होना पड़ेगा। तो सरकार, बैंक, सप्लायर, यदि हम जूट उद्योग में पैसे लगाते हैं तो इसमें कोई सपोर्ट नहीं करता है हमें। सूती कपड़ा उद्योग में भी सपोर्ट तो नहीं ही कर रहे थे बहुत ज्यादा ये, लेकिन सूती कपड़े के कारोबार का इतना अनुभव था हमें पहले से भी, ठीक है, कि सरकार के विरोध के बावजूद भी हमने इन पे इंटरेस्ट, क्योंकि हमें इसमें प्राथमिक ज्ञान बहुत ज्यादा था, एक लंबा अनुभव था, लोगों को काम करने का अनुभव था, कपड़ों के बारे में, धागे के बारे में। ठीक है, तो वो पीढ़ी किसी न किसी रूप में मौजूद थी जो इसमें काम अपने अनुभव को दे सकती थी। तो कोई भी मशीन लगाने में हमें कहाँ से लेना है भाई, ब्रिटेन से आयात करना है, सप्लायर से बात करना है, उस पर निर्भर, पैसे के लिए बैंक, पॉलिसी के लिए सरकार, तो बहुत कुछ सरकार पे है। हालांकि दूसरे उद्योगों पर दूसरे उतनी परेशानी नहीं होगी यदि अंग्रेजों को कठिनाई ना हो, ऐसा ना हो कि सरकार बाधा ही उत्पन्न करेगी। बट सूती कपड़ा उद्योग के मामले में सरकार ने बाधा उत्पन्न किया। जब आप किताब पढ़ोगे उसमें आंकड़े मिलेंगे, 1856 तक इतने सूती कपड़ा मिलते थे, 80 तक इतने मील हो गए, 1900 तक इतने मील हो गए, 1905 तक भाई 200 इतने मील हो गए। आंकड़े याद नहीं रखने हैं, बस उससे एक अंदाजा लगेगा कि हम कितनी गति से उसमें निवेश कर रहे थे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमने लिया, विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगला पॉइंट लिखें, लिखो, ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी जो आपूर्ति करता होता, ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी, बैंक इत्यादि का भी रुख इत्यादि का भी रुख भारतीय उद्योगपतियों के प्रति सहयोगात्मक नहीं था। सहयोगात्मक नहीं था। अगला पॉइंट लिखो, सरकारी विरोध के बावजूद सरकारी विरोध के बावजूद देसी उद्योग का विकास हुआ। 20वीं सदी में स्वदेशी उद्योगों का विकास हुआ। 20वीं सदी में इसी में लिखो, 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण
तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण स्वदेशी उद्योगों का प्रसार हुआ। शुरू में तो बाधा 1850 से लेकर 1904-5 तक, उसके बाद जब हमें जागरूकता आएगी, जब अंग्रेजों के विरुद्ध हम आंदोलन करेंगे, उस दौर में अपने चीजों की मांग ज्यादा बढ़ेगी। जैसे करके लिखो आप, उदाहरण दे दो आप, स्वदेशी आंदोलन, ये सब आगे पढ़ना है अभी आपको। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ी। भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ी। इसे हम आगे पढ़ेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट का टारगेट था कि स्वदेशी चीजों का प्रयोग। सविनय अवज्ञा में भी ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, कपड़ों का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रयोग। हर आंदोलन के साथ खपत बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो 20वीं सदी में डिमांड बढ़ेगा भी, तो उसमें हमारी भूमिका है। हमने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, दूसरा उदाहरण लिखें अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का, इसमें एक और उदाहरण लिखें, जैसे प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकार को भी, ब्रिटिश सरकार को भी भारतीय उत्पादों की आवश्यकता हुई। जैसे वर्ल्ड वॉर होगा 1914 से 1919 तक, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि सप्लाई कई बार बाहर से जो कई चीजें जा रही है, एशिया में लड़ाई हो गई, वो बाधित हो गई, तो भारत से भी डिमांड बढ़ेगा, उसमें तो उत्पादन बढ़ेगा भारत से, तो सरकार सपोर्ट करेगी इसमें। तो हमने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब टॉपिक पढ़ना है अभी आपको आगे, क्योंकि उद्योग वाले टॉपिक की समरी मैं यही बना दे रहा हूं, इसलिए पॉइंट्स मैंने कराया आपको। इससे डिमांड बढ़ा। एक और पॉइंट लिखें इसी में, अगला पॉइंट लिखें, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ब्रिटिश सरकार पर भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने का दबाव बनाया गया। संरक्षण देने का दबाव बनाया गया। दबाव बनाया गया। 1920 के पश्चात लिखे, 1920 के पश्चात भारतीय उद्योगों को इसका भी लाभ मिला।